हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, वीडियो में जितने भी प्रश्न आपको करवाए जाएंगे वे सभी सेलेक्टिव और क्वालिटी के आधार पर चुने गए हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आपके मार्क्स इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, विजयपाल रासो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, नल सिंह, शारंगधर, विद्यापति या फिर अमीर खुसरो। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विजयपाल रासो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, नल सिंह जी के द्वारा विजयपाल रासो पुस्तक लिखी गई थी। अगर हम बात करें शारंगधर की तो इन्होंने हमीर रासो लिखी थी और विद्यापति जी की पदावली महत्वपूर्ण है। विद्या जी की पदावली जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई थी, महत्वपूर्ण रचना है, इसलिए इनको मैथिल कोकिल नाम भी दिया गया। अगर हम बात करें अमीर खुसरो की तो ये पहेलियों और मुकरियों के लिए प्रसिद्ध थे और इनकी एक रचना दो सुखने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रचना थी। अगला प्रश्न देखिए, वृद्ध नवकार पुस्तक किस धर्म से संबंधित है? सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? वृद्ध नवकार पुस्तक किस से संबंधित है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, सिद्ध सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना का नाम बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। विकल्प देखिए, चर्यापद, पतंजलि, समंतसार या फिर दोहा कोश। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सिद्ध सरहप्पा जी की प्रसिद्ध पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर द के साथ, दोहा कोश, जो कि 769 ईस्वी में सरहप्पा जी के द्वारा लिखी गई थी और इस रचना में इनकी 32 रचनाओं के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय में किस धारणा पर बल दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, ईश्वरवाद, योग साधना, रहस्यवाद या फिर चमत्कार। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? नाथ संप्रदाय में किस धारणा पर बल दिया? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, ईश्वरवाद में। अगला प्रश्न देखिए, अठनेमी चर्यु नामक प्रसिद्ध जैन ग्रंथ की रचना किसने की थी? विकल्प देखिए, धनपाल, हरिभट्ट सूरी, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अठनेमी चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, स्वयंभू जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। और दोस्तों, स्वयंभू जी के द्वारा पौंचरित नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि प्राकृत भाषा में लिखी गई थी और यह राम कथा पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के अनुसार भविष्यत कहा क्या है? विकल्प देखिए, महत्वपूर्ण ग्रंथ, वणिक पुत्र, जैन काव्य या फिर काव्य। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर अ, महत्वपूर्ण ग्रंथ। और दोस्तों, भविष्यत कहा यह पुस्तक धनपाल जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम काल विभाजन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, गारसादा तासी, शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज गेयरसन या फिर मिश्र बंधुओं द्वारा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम काल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ,
जॉर्ज गियर्सन जी के द्वारा। इन्होंने 1888 में अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखी थी, जिसमें इन्होंने 952 कवियों का वर्णन किया था। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन किस तथ्य पर आधारित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, समय, प्रवृत्ति, पुरातन तथ्य या फिर सिद्धांतों पर आधारित है। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन किया है वह किस पर आधारित था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, प्रवृत्ति के आधार पर। इन्होंने अपना ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा था। अगला प्रश्न देखिए, रीति काल कितने उपवर्गों में विभक्त किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए 3, 4, 8 या फिर 10। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रीति काल को कितने उपवर्गों में बांटा गया है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, 3 भागों में। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? देखिए, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध तथा रीति मुक्त। ठीक है, तो ये 3 भागों में ये बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या नाम दिया? विकल्प देखिए, अपभ्रंश, अवहट, श्रृंगार कवि या फिर प्राकृत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? डॉक्टर भोला शंकर व्यास जी के द्वारा हिंदी के आरंभिक रूप को क्या नाम दिया गया? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, अवहट नाम दिया गया। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल में किस प्रकार के कवियों का बोलबाला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, हास्य कवि, वीर कवि, श्रृंगार कवि या फिर चारण कवि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल में किस प्रकार के कवियों का बोलबाला था? तो देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा नाम दिया था, और वीर गाथा काल या फिर आदिकाल में चारण कवियों का बोलबाला था। अगला प्रश्न देखिए, रासो काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? विकल्प देखिए, गौरी, चंद्रवरदई, चालुक्य या फिर शशिवृत्ता। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रासो काव्य के रचयिता इनमें से कौन है? तो देखिए, चंद्रवरदई जी रासो काव्य के रचयिता हैं। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नाम से ग्रंथ लिखा, जो कि हिंदी का पहला महाकाव्य है, और यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे पहला महाकाव्य माना है और चंद्रवरदई जी को पहला कवि माना है। अगला प्रश्न देखिए, रासो साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, डिंगल पिंगल या फिर संस्कृत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रासो साहित्य में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, डिंगल और पिंगल भाषा का। दोस्तों, अगर हम बात करें डिंगल भाषा की, तो डिंगल भाषा 2 भाषाओं के मेल से बनी है, अपभ्रंश और राजस्थानी। इसे नोट कर लीजिएगा। डिंगल भाषा किन 2 भाषाओं से बनी है? अपभ्रंश और राजस्थानी से। और अगर हम बात करें पिंगल भाषा की, तो यह ब्रज भाषा और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। तो किससे बनी है? अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल में भक्ति आंदोलन की लहर किस दिशा से आई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, पूर्व, पश्चिम, उत्तर या फिर दक्षिण। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भक्ति काल में भक्ति के आंदोलन की लहर
किस दिशा से आई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर द के साथ दक्षिण दिशा से। अब दोस्तों इसमें कुछ और प्रश्न बनते हैं, वो भी आप ऐड कर लीजिए। तो देखिए, आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो आलवार भक्तों की कितनी संख्या थी? 12। और इन्होंने 4000 पदों का संकलन किया था, और इस 4000 पदों के संकलन में इन्होंने दिव्य प्रबंधन नाम का एक ग्रंथ लिखा था। ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा। आलवार भक्तों के द्वारा लिखा गया कौन सा ग्रंथ था? दिव्य प्रबंधम। और इसमें कितने पद संकलित थे? 4000 पद संकलित थे। अगला प्रश्न देखिए, विद्यापति को किस ग्रंथ के कारण अथाह प्रसिद्धि प्राप्त हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, पदावली, जगनिक, शैव सर्वस्वसार, रमेणी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? विद्यापति को किस ग्रंथ के कारण अथाह प्रसिद्धि मिली? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ पदावली, जो कि मैथिली भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में लिखी गई थी? मैथिली भाषा में लिखी गई थी। इसलिए विद्यापति जी को मैथिल कोकिल नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मैं कहता आखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। पंक्ति किस कवि के द्वारा कही गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। विकल्प देखिए, तुलसीदास, सूरदास, गुरु नानक देव जी या फिर कबीर। तो सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ कबीर जी। और दोस्तों, कबीर जी के द्वारा लिखी गई कबीर ग्रंथावली एक महत्वपूर्ण रचना है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मीरा किसकी भक्त थी? विकल्प देखिए, राम, कृष्ण, शिव या फिर विष्णु। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मीरा किसकी भक्त थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ कृष्ण जी की। अब दोस्तों इसमें देखिए, मीरा की जो भक्ति थी वह किस प्रकार की थी? तो ये थी माधुर्य भाव की। इसे नोट कर लीजिएगा। और इनके गुरु का नाम क्या था? रैदास। क्या नाम था? रैदास जी। अगर बात करें आधुनिक युग की मीरा की, तो आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को क्या कहा जाता है? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अब दोस्तों इसमें आपको 4-5 प्रश्न बन चुके हैं। देखिए, मीरा जी की भक्ति किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की। मीरा जी के गुरु का नाम क्या था? रैदास जी। मीरा जी किसकी भक्त थी? कृष्ण जी की। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। और इसके साथ साथ एक और प्रश्न ऐड कर लीजिए, रेगिस्तान की मंदाकिनी किसे कहा जाता है? तो वह मीराबाई जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रीति काल का दूसरा नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल या फिर गद्यकाल। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रीति काल का दूसरा नाम क्या है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ उत्तर मध्यकाल। अगर हम बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया? तो इन्होंने वीर गाथा नाम दिया था। अगर बात करें पूर्व मध्यकाल की, तो पूर्व मध्यकाल को क्या कहा जाता है? भक्ति काल। क्या कहा जाता है? भक्ति काल। और गद्य काल को आधुनिक काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, रीति काल को अलंकृत काल कहा जाना चाहिए, ऐसा किस विद्वान का मानना है? विकल्प देखिए, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल, मिश्र बंधु, मतीराम या फिर भूषण। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रीति काल को अलंकृत काल कहा जाना चाहिए, यह किस विद्वान के द्वारा कहा गया था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ मिश्र बंधु जी के द्वारा ये कहा गया था। और दोस्तों अलंकृत काल के साथ साथ
श्रृंगार काल भी रीति काल को कहा जाता है। तो श्रृंगार काल की संज्ञा रीति काल को किसने दी थी? आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। अगला प्रश्न देखिए, घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? विकल्प देखिए, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, वीर कवि या फिर हास्य कवि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? घनानंद किस प्रकार के कवि हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, रीति मुक्त। और दोस्तों, घनानंद जी की एक महत्वपूर्ण रचना थी जिसका नाम था सुजान सागर। क्या नाम था? सुजान सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, आप सभी ने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है कि सुजान विनोद किसकी रचना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सभी इसका उत्तर बताएंगे। सुजान विनोद किसकी रचना है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, ठाकुर, बोधा, आलम या फिर रसलीन। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रीति मुक्त धारा में इनमें से कौन सा कवि नहीं है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, रसलीन। अगर हम बात करें रीति मुक्त कवियों की तो ठाकुर, बोधा और आलम, और इनके साथ साथ घनानंद जी, ये सभी रीति मुक्त काव्यधारा के। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीति काल को क्या नाम दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, कला काल, श्रृंगार काल, अलंकृत काल या फिर रचना काल। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने रीति काल को क्या नाम दिया था? तो इन्होंने रीति काल को कला काल नाम दिया था। अगर हम बात करें श्रृंगार काल की तो यह विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा दिया गया था तथा अलंकृत काल मिश्र बंधुओं के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, रीतिकालीन कवियों के काव्य का केंद्र बिंदु क्या था? विकल्प देखिए, हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस या फिर करुण रस। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रीतिकालीन कवियों का काव्य का केंद्र क्या था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी, श्रृंगार रस। श्रृंगार को इस तरह से लिखते हैं, इसे सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा किस काल में काव्य भाषा के रूप में प्रतिनिष्ठ हुई थी? विकल्प देखिए, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदि काल। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा किस काल में काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, रीति काल में। अगला प्रश्न देखिए, रीति युग का प्रारंभ किस राजा के शासन काल में हुआ था? विकल्प देखिए, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या फिर तुगलक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रीति युग का प्रारंभ किस राजा के काल से शुरू हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, शाहजहां के समय में। अगला प्रश्न देखिए, भाषा भूषण के रचयिता का नाम बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, सूदन, देव, जसवंत सिंह या फिर पद्माकर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प सी के साथ, जसवंत सिंह। और दोस्तों, इस बार कवि देव से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। देखिए, भाव विलास इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अष्टयाम ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। प्रेम चंद्रिका महत्वपूर्ण रचना है। देवचरित और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रचना है इनकी, वो है सुजान विनोद। कौन सी है? सुजान विनोद। अगला प्रश्न देखिए, रीति काल में रचा गया काव्य किस प्रकार का है? विकल्प देखिए, चंपू, चारण, बाध्य या फिर मुक्तक। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रीति काल में रचित काव्य किस प्रकार के थे? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, मुक्तक काव्य थे।
अगला प्रश्न देखिए, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? विकल्प देखिए, सरहपा, सबरपा, लुइपा या फिर कन्हप्पा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ सरहप्पा जी को। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के रचना काल के बारे में बताएं। विकल्प देखिए, 1212 ईस्वी, 1343, 16वीं शताब्दी या फिर 1729 ईस्वी में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो के रचना काल के बारे में बताएं। तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ 1343 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, नाथों की संख्या कितनी है? विकल्प देखिए, 84, 25, 9 या फिर 15। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? नाथों की संख्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों, 9 नाथ, 84 सिद्ध। क्या हो जाएगा? 9 नाथ 84 सिद्ध। अगर हम बात करें नाथों की, तो नाथ कितने थे? 9 और सिद्ध कितने थे? 84। अगला प्रश्न देखिए, भरतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, 265, 250, 210 या फिर 200। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भरतेश्वर बाहुबली रास में कितने छंद हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ 250। और दोस्तों, भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी जी के द्वारा लिखी गई थी और इनके अन्य 2 महत्वपूर्ण रासो काव्य हैं, इन्हें भी नोट कर लीजिए, पंच पांडव चरित्र तथा बुद्धि रास। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें एक और बनता है, वो है कि शालिभद्र सूरी जी को पहला हिंदी का कवि किसने माना है? तो किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त जी के द्वारा हिंदी का प्रथम कवि किसे माना गया है? तो आपने ऑप्शन चूज करनी है शालिभद्र सूरी जी पर। अगला प्रश्न देखिए, रिठनेमी चरित्र किसकी रचना है? विकल्प देखिए, स्वयंभू, श्रावकाचार, चंद्रवरदई या फिर अमीर खुसरो। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रिठनेमी चरित्र किसकी रचना है? तो यह स्वयंभू जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, खुमान रासों के रचयिता का नाम बताएं। विकल्प देखिए, देवेंद्र सूरी, दलपति विजय, धनपाल या फिर वरदत्त। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? खुमान रासों के रचयिता इनमें से कौन से हैं? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ दलपति विजय जी। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद की रचना किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, जलहन, जगनिक, ताराचंद या फिर जयदेव। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? गीत गोविंद की रचना इनमें से किसने की? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ जयदेव जी ने। दोस्तों, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका किसकी रचना है? तो यह मीराबाई जी की रचना है। किसकी है? मीराबाई जी की रचना है। इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। गीत गोविंद किसकी रचना है? जयदेव की। गीत गोविंद का टीका किसकी है? मीराबाई जी की। अगला प्रश्न देखिए, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हमने किया है। अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? 12 मानी गई है। अगला प्रश्न देखिए, भक्ति काल के किस कवि ने अपने काव्य में नारी की निंदा की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, तुलसीदास, सूरदास, कबीर या फिर रैदास। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आदि काल के किस कवि ने अपने काव्य में नारी की निंदा की है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ कबीर जी ने। अगला प्रश्न देखिए, भूषण का मूल नाम बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूषण जी रीति काल के एकमात्र वीर रस के कवि थे। विकल्प देखिए, चिंतामणि, घनश्याम, देव या फिर जसवंत सिंह। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भूषण जी का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ घनश्याम जी। अगला प्रश्न देखिए, नए पत्ते काव्य संग्रह किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। विकल्प देखिए, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।
सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? नए पत्ते काव्य संग्रह की रचना किसने की है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न देखिए, लुंठित व्यंजन का सही उच्चारण है। विकल्प देखिए क, र, प या फिर त। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? लुंठित व्यंजन का सही उच्चारण क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, र। अगला प्रश्न देखिए, सम्राट अशोक के काल में राष्ट्रीय लिपि के रूप में कौन सी लिपि प्रचलित थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए ब्राह्मी लिपि, पल्लव लिपि, खरोष्टी लिपि या फिर देवनागरी लिपि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक के काल में राष्ट्रीय लिपि के रूप में कौन सी लिपि प्रचलित थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देखिए, शब्द के खंड को क्या कहा जाता है? विकल्प देखिए खंडक, शब्दांश, शिखंड या फिर वर्ण। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? शब्द के खंड को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, शब्दांश कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, शब्द ज्ञान जनक व्याकरणम परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए पनीनी, पतंजलि, कामता प्रसाद गुरु या फिर मिर्जा खां। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? शब्द ज्ञान जनक व्याकरण परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, पतंजलि जी के द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार व्याकरण वह डैश है जो भाषा रूपी डैश का संचालन करता है। विकल्प देखिए भाषा शब्दों, हथियार, युद्ध भूमि, सारथी, रथ या फिर किताब या दुनिया। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आचार्य सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार व्याकरण क्या है? व्याकरण सारथी है और जो भाषा रूपी रथ का संचालन करता है, इसलिए विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आयेंद्र शर्मा द्वारा लिखी आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण का प्रकाशन किसने किया? विकल्प देखिए हिंदी साहित्यकारों ने, मुगल शासकों ने, राज्य सरकार ने या फिर भारत सरकार ने। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आयेंद्र शर्मा द्वारा लिखित आधुनिक हिंदी का आधार व्याकरण का प्रकाशन किसने किया था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ, भारत सरकार ने। अगला प्रश्न देखिए, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए भाष, भा, भाष्य या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर एक के साथ, भाष्य धातु से। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा का संबंध संस्कृत के किस शब्द से माना जाता है? विकल्प देखिए हिंदी, हिंदवी, सिंधु या फिर हिंदू। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा का संबंध संस्कृत के किस शब्द से माना जाता है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, सिंधु। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी से जुड़ी है? विकल्प देखिए अवधी, भोजपुरी, बघेली या फिर हरियाणवी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पश्चिमी हिंदी के बारे में एक आधा प्रश्न एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? हरियाणवी। और दोस्तों पश्चिमी हिंदी को कोरवी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मानक हिंदी में किस तत्व की अपेक्षा की है? विकल्प देखिए स्पष्टीकरण, दीर्घता, बालघात, शैली या फिर तत्सम शब्दों की। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मानक हिंदी में किस तत्व की अपेक्षा की है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, दीर्घता और बालघात। अगला प्रश्न देखिए, डाउसन के अनुसार ब्राह्मी लिपि को आर्यों ने किस आधार पर विकसित किया? विकल्प देखिए वैदिक लिपि, चित्रलिपि, सांकेतिक चिन्हों या फिर वैदिक चित्रलिपि। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? डाउसन के अनुसार ब्राह्मी लिपि को आर्यों ने किस आधार पर विकसित किया था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, चित्रलिपि के आधार पर विकसित किया था। अगला प्रश्न देखिए,
अर्धनागरी लिपि का विकास भारत के किस हिस्से में हुआ? विकल्प देखिए, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत या फिर उत्तर भारत। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? अर्धनागरी लिपि का विकास भारत के किस हिस्से में हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ, पश्चिमी भारत में। अगला प्रश्न देखिए, देवनागरी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, जयभट्ट के शिलालेखों में, ऋग्वेद में, अयोध्या प्रसाद खत्री के द्वारा या फिर हर्षवर्धन के शासन काल में। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ, जयभट्ट के शिलालेख में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, तकनीकी शब्द वस्तुतः अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? विकल्प देखिए, तकनीक, टेक्निकल, टेक्निक या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? तकनीकी शब्द वस्तुतः अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, टेक्निकल। दोस्तों, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कूप मंडूप होना का सही अर्थ बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, घर पर रहना, सीमित ज्ञान होना, कुएं में रहना या फिर मूर्ख बन जाना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कूप मंडूक होने का सही अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर बी के साथ, सीमित ज्ञान होना। तो दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है इसमें से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।